हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सब प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी एमपी दिल्ली राजस्थान बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड हरियाणा या यूपीएससी यूपीपीएससी जीआईसी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केबीएस एनबीएस किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और हमारे जो पुराने प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं जो कुछ परीक्षाएँ दे चुके हैं, इस क्लास से उनको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है, वो लोग कमेंट करके पुनः बता चुके हैं। आप लोग कमेंट देखिए, खुद समझ जाएंगे, जान जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इस क्लास को देखिए और इस क्लास का फ़ायदा उठाइए, सोशियोलॉजी की क्लास का, और फिर अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आइए आप सब। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। और मैं आप सभी के लिए बता दूं, ये देखिए पूरा एकदम डिटेल लिख देता हूँ। ये सोशियोलॉजी की क्लास है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, और किस परीक्षाओं के लिए है संभवतः जो इत्यादि KTC मतलब सोशियोलॉजी से संबंधित और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला है। ये भी मैं आप लोगों को इंडिकेटर कर ही देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होया कीजिए कि ये क्लास किस लिए है। और आप लोग जो सोशियोलॉजी से दे रहे हैं, अभी देखिए UGC नेट जेआरएफ का आपकी परीक्षा हुई ही, और अब आपका पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। तो उस क्लास जो है, उस परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हों, ध्यान दें, जिनका ये एग्ज़ाम होगा पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का फरवरी में है। और बाकी जो पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी किसी परीक्षा की जिसमें सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ क्योंकि ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या प्रश्न उत्तर है आप सभी के लिए। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब भाई बंधु बहनें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। क्लास जब भी क्लास हो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मैं आप सभी को अपना देखिए पूरा लिंक भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, टेलीग्राम लिंक भी मैं दे देता हूँ आप सभी को क्लास में अंत में। टेलीग्राम का लिंक है ऑफिशियल पुजारी और व्हाट्सअप नंबर है 9452 700 186। ठीक है, मैं सब लास्ट में आपको दे देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे और क्लास को शेयर कर दिए होंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा, औद्योगिक समाज में कृषि यानी कि औद्योगिक समाज में कृषि क्या है या कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है। देखिए आप सभी का, ठीक है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका एक उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा जीवन का एक ढंग है। ऑप्शन सी कह रहा कि कृषि का अस्तित्व नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा कृषि का न्यूनतम महत्व है। किसमें, औद्योगिक समाज में कृषि का कितना महत्व है, ये जो है प्रश्न है आपको बताना है कि औद्योगिक समाज में कृषि का कितना महत्व है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। और जो थोड़ा सा सॉरी फ्रेंड, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस का दिमाग लगाएगा तो इसका आंसर गलत करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो औद्योगिक समाज में कृषि का बहुत कम महत्वपूर्ण जो है, मतलब बहुत कम योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान तो है ही लेकिन बहुत कम योगदान है। ठीक है, यानी कि 2 से 5% उद्योग में कृषि का योगदान है। बाकी तो औद्योगिकरण की दुनिया में जो महत्वपूर्ण, ये औद्योगिकरण द्वितीयक तृतीयक श्रेणी में आता है, आप जान ही रहे हैं। औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व होता है क्योंकि इसमें 2 से 5% जनसंख्या ही जो कृषि कार्य से संबंधित होती है वो औद्योगिक कार्य में जुड़ी होती है, मात्र 2 से 5, क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में
इसका महत्व के रूप में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे 1 नंबर। आइए आपका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आप सभी के लिए। सभी के सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है ये देख रहे हैं। ये कह रहा है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो इसका आंसर आप सभी का सही होना चाहिए, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। बिना ऑप्शन के मार देना चाहिए कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर आपका सही है सभी का, ऑप्शन ए इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न ना ईजी की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगर ईजी के प्रश्न आप गलत करेंगे तो एग्ज़ाम से बाहर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट पाना। तो ये इंग्लैंड हो जाएगा क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो का शब्द है का प्रयोग सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंतिम में और 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो तकनीकी आविष्कारों को पूर्णतः उत्पादन प्रक्रिया में के रूप में बदल दिया था। ठीक है, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ये एक जो है लघु और वृहद क्रांति के रूप में आया था, ये कारखानों के रूप में आया था। ये सबसे पहले ब्रिटेन में जो है यानी कि इंग्लैंड में है ना, आर्थिक और प्रौद्योगिक सामाजिक संगठनात्मक रूप से अनेक तरह से परिवर्तन करते हुए ये औद्योगिक रूप में आया था, जिसमें खेतिहर और लघु जो स्तरीय आधार पर जो उत्पादन होता था ये औद्योगिक रूप धारण कर लिया था। ठीक है, और समाज के सभी विषय में आप देखे होंगे जो कल कारखाने थे, जो मशीनीकृत का जो उत्पादन हुआ था, तो इस मशीनीकृत उत्पादन में सबसे ज़्यादा औद्योगिक समाज में योगदान किसका रहा? आपको पता है, लोहा का और कोयला का। ठीक है, जो बाद में इस लोहे को अच्छा निर्माण किया औद्योगिक स्टील के रूप में, चमकीला लोहा आ गया। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का जो श्रेय है सबसे पहले इंग्लैंड को जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है। ये भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है, क्या है भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधा देना, ये ऑप्शन ए कह रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा सभी धर्मों का बराबर सम्मान देना। आप लोग देखिए बताइए फटाफट। ऑप्शन सी कह रहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को हित में बहुसंख्यक समुदाय। ठीक है, इसमें तो 3 ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन जो है डी नीचे चल नहीं, इसमें 3 ऑप्शन आ रहा जबकि ऑप्शन 4 होना चाहिए। चलिए इसमें एक ऑप्शन जोड़ लीजिए आप लोग, ऑप्शन डी यहीं बना लीजिए कि जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इस पर थोड़ा लिखते नहीं होता, कोई नहीं। ठीक है, आप लोग ये ऑप्शन डी मान लेते हैं, कोई नहीं। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर साफ साफ पता चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। यहाँ पे किसी धर्म को ऐसा नहीं है अधिक महत्व दिया जाता है, किसी को कम, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे आप हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, सब लोग अपने धर्मों का पालन अंशतः जो है स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, फिलहाल किसी दूसरे धर्म के बिना बाधा पहुँचाए। ठीक है, आप आज़ाद हैं, यही है। और क्योंकि भारतीय संदर्भ में आप लोग जान ही रहे हैं, जो भारतीय संदर्भ है ये लौकिकवाद और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों को उनके विकास तथा प्रथाओं को पालन संबंधी समान स्तर प्रदान करना, जो आपका भारतीय संविधान जो है। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर का हक अधिकार दिया है। ठीक है, बशर्ते उसमें कोई वो गलत वो जैसे हत्या से किसी के नुकसान से संबंधित चीज़ें ना हो, इसी को धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह विचारधारा घटनाओं का वर्णन करने में धर्म परंपरा अथवा प्रथाओं का महत्व नहीं देती है धार्मिक रूप से। मतलब आप अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से और एक नैतिकता और मानदंड के तहत जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारण किया गया है उसी के अनुसार जो है आप मानवता के कल्याण हेतु अपने धर्म को मना सकते हैं। ठीक है, इसी को सभी धर्मों के बराबर सम्मान देना भारतीय जो है संविधान में
उल्लिखित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 4। ये 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है टोडा मुख्यतः एक, क्या है, टोडा मुख्यतः है एक, क्या है टोडा मुख्यतः एक। ये 4 नंबर जो कह रहा एक पशुपालक समुदाय है टोडा, और ऑप्शन बी कह रहा है एक शिकारी समुदाय है, ऑप्शन सी कह रहा है कृषि उन्मुख समुदाय है, ऑप्शन डी कह रहा है औद्योगिक श्रमिक समुदाय है टोडा। तो इसका आंसर आप लोगों का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टोडा जो एक जनजाति है जो एक पशुपालक समुदाय है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए। ये देखिए आपका जो प्रश्न है ना, आज औद्योगिक समाज से है। मैं इसमें विविध पूर्व जो है प्रश्न उत्तर है विविध से, ऐसा नहीं किसी एक समुदाय से, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज से है, अल्पसंख्यक समाज से है, धर्म से है, सभी प्रश्न इसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, तो टोडा समुदाय एक पशुपालक समुदाय के रूप में जानी जाती है, जो कि आपका जो टोडा है ये दक्षिण में नीलगिरी में पाई जाती है। जो टोडा जनजात हिमालय की घाटियों में रहने वाली भोटिया जनजात यानी चारागाही जनजातियाँ हैं, जिसको पशुपालक जनजातियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, टोडा जनजात के लोग पालतू जानवरों को पालन पोषण करते हैं, उसी के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जैसे भैंस गैरा पालन पोषण करते हैं टोडा जनजात के लोग, यानी पशुपालक होते हैं। ठीक है, इनको आप यादव की श्रेणी में रख सकते हैं फिलहाल, लेकिन ये एक जनजात है यादव, जबकि बैकवर्ड क्लास के श्रेणी में आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये प्रश्न देखिए रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट करके देखिएगा। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपका ऑप्शन ए बीपी मंडल, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है काका कालेलकर, ऑप्शन डी है MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, बहुत सिंपल सा है, बार बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये काका कालेलकर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, ये पिछड़ा जो है दिया है आपका, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष काका कालेलकर रहे हैं। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आप लोग, क्योंकि पिछड़ा वर्ग काका कालेलकर इसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो काका कालेलकर थे, और इनकी अध्यक्षता में जो तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो 19 जनवरी सन 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसका कार्य था जो है सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को ज्ञात कर उनके उद्देश्यों की जो है सूची तैयार करना, उसकी जो है आयोग द्वारा उस गतिविधियों को प्रयोग में लाना था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 6 आगे आ रहा, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा कि भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ये प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा धारा 20 यानी धारा 20। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा धारा 17, ऑप्शन बी कह रहा धारा 17, ऑप्शन सी कह रहा धारा 23, ऑप्शन डी कह रहा धारा 25। धारा 17 आप लोग जान ही रहे हैं, जो है ये अस्पृश्यता के अंत से, छुआछूत भेदभाव से। ठीक है, जबकि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या है, ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी धारा 25। ठीक है, आप लोग नोट धारा 25 यानी आर्टिकल 25 में भारतीय संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री 2 संप्रदायों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 ये नोट करते हुए चलिए, क्या करा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री 2 संप्रदायों में विभाजित हैं। किसमें, 2 संप्रदायों में विभाजित हैं। आप लोग हैं निम्नलिखित में से
कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? अच्छा, यानी कि ये दो संप्रदाय है जो राइटर हैं, थिंकर हैं ऑप्शन में, इनको आपको ध्यान देना। तो ऑप्शन ए कह रहा वान वीज, नोट करते चलिए, टानीज और जॉर्ज सीमेल महोदय, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा वान वीज और दुर्खिम एवं वीरकांत। ऑप्शन सी कह रहा पैट्रिक सोरोकिन और दुर्खिम और स्टेमलर, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा वीरकांत, हाबाउस एवं वर्गेस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका वानिज और टानीज एवं जॉर्ज सीमेल महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। यही जो है जो प्रश्नानुसार कह रहा है आपका ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि ये कौन सा सेट दोनों एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन ए ही करता है आपका, ठीक है। क्योंकि जो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल हैं, और इस संप्रदाय के जो संबंधित विद्वान आपके हैं वीरकांत है, वानिचीज है, ठीक है, और मैक्स वेबर महोदय तथा टानीज महोदय तो ही है, फर्निट टानीज, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो समन्वयक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में है समन्वयक वाली, वो सोरोकिन है और दुर्खिम है, हाबाउस तथा गिन्स वर्ग प्रमुख है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ ही गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 7, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 8 नंबर कह रहा प्रश्न आपका, काम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? आपके काम्ट मतलब अगस्त काम्ट महोदय, ठीक है, ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था, जो आपके काम्ट महोदय थे, जब तक कि उन्होंने उसे सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर लिया था। तो उसके पहले कौन सा नाम दिया था जब सोशियोलॉजी शब्द, इसका सोशियोलॉजी नाम नहीं था, समाज विज्ञान, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका सोशल डिमोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन सी कह रहा है सोशल बायोलॉजिकल, ऑप्शन डी कह रहा है सोशल फिजिक्स। तो इसका आंसर आप लोग बताइए प्रश्न उत्तर नंबर 8 का क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ सोशल फिजिक्स ही इसका आंसर है, यानी सामाजिक भौतिकी, ठीक है। अगस्त काम्ट महोदय इसका नाम जो है सोशल फिजिक्स के पहले रखा था ना, जब सोशियोलॉजी नहीं था, क्योंकि इसके बारे में आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहें जान लीजिए सोशल फिजिक्स क्यों रखा था। ये जो अगस्त काम्ट महोदय थे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, लेकिन बेल्जियम के एक जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम देखिए, नाम नहीं याद आ रहा मौके पे, वो उन्होंने इस नाम को चुरा लिया था, जिससे जो है आपके अगस्त काम्ट महोदय बहुत दुखी हुए। अगस्त समाजशास्त्र के पिता तो अगस्त काम्ट महोदय ही ना, आप सभी को पता है, बहुत दुखी हुए और दुखी मन से फिर उन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम छोड़कर आपको सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय रखा था। इससे अगस्त काम्ट महोदय हालांकि बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि सेंट साइमन ने जो थे वो अगस्त काम्ट के साथ मिलकर सामाजिक जीवन का अध्ययन किए हैं, जो कि एक नए विज्ञान के रूप में सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी के रूप में उन्होंने विकसित किया था। लेकिन 1938 में अगस्त काम्ट ने इस प्रस्तावित विज्ञान को नाम बदलकर सोशियोलॉजी रख दिया, ठीक है, 1938 में। अब कारण मैंने बता ही दिया कि बेल्जियम से एक जो है साइंटिस्ट ने इस नाम को चुरा लेने के कारण अगस्त काम्ट दुखी मन से फिर इस नाम को चेंज करके सोशियोलॉजी रखा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 8 भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है, संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। ये प्रश्न नंबर 9 नोट कर लीजिएगा कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव, ये किसने कहा है? किसने नहीं, कथन है ये, मतलब यह कथन क्या कह रहा है? सत्य है का? सत्य है आंशिक रूप से। ऑप्शन ए कह रहा है सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सत्य नहीं थोड़ा सत्य है, ऑप्शन डी अर्थहीन नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। संस्थाएं बिना समितियों के जो असंभव, यह कथन क्या कह रहा है, यानी क्या है, ठीक है। आप लोग बताइए इस चीज़ का आंसर प्रश्न नंबर 9 का। तो ये तो पूर्ण रूप से सत्य है, जो है सत्य ही होगा, क्योंकि ये जो आपकी संस्था है, संस्थाओं के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं,
ठीक है, कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं, क्योंकि कोई भी संस्था जो होती है ना तो समिति के बिना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि संस्थाएं समितियों को एक जीवन का रूप मतलब गति प्रदान करती हैं। जो समितियां होती है आपको पता है मूर्त रूप से है, जो संस्थाएं हैं विधियां हैं प्रणालियां हैं, संस्था का कानून एवं निर्माण के लिए समिति का होना अति आवश्यक है। बिना क्योंकि समिति के लोग ही कार्य करते हैं ना संस्था के रूप में जो जुड़े होते हैं संस्थाओं में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न ये आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 10 कह रहा है आपका, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों यानी कि जन रीतियों, रूढ़ियों तथा कानूनों में विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 10 आपका ये कह रहा है कि किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियाँ हो गई, रूढ़ियाँ हो गई और कानूनों में विभाजित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जॉर्ज समनर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है मैकाइवर एवं पेज, और ऑप्शन सी कह रहा है किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी कह रहा है आरवी स्टीड महोदय, ठीक है, आरवी स्टीड महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 10 का आंसर, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी वीरस्टीड महोदय हो जाएंगे, ठीक है, आरवी वीरस्टीड महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ये जो आपके रॉबर्ट वीरस्टीड महोदय है ना, ये आपके सामाजिक आदर्श नियम यानी कि आदर्श नियम किसका जिसको प्रतिमान कहते हैं, जिस प्रतिमान में क्या आता है जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ कानून के रूप में जो विभाजित कर रखे हैं रॉबर्ट वीरस्टीड महोदय, ठीक है। और ये आपके जो किंग्सले डेविस महोदय एक सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून, संस्था तथा प्रथा, नैतिक, धर्म, प्रॉपर्टी, शिष्टाचार, फैशन आदि के रूप में इन्होंने बांट रखा है। कौन, ये आपके किंग्सले डेविस महोदय, तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न तो आप लोगों को समझ में आई होगा, जो है आप लोगों के समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न जो है बहुत इजी है, बहुत टिपिकल भी नहीं है, ठीक है। और परीक्षा में ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। और परीक्षा में उसमें कुछ प्रश्न जो नए शामिल किए हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, आपका परीक्षा में काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे ये क्लास, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, मिस ना कीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा अंतः समूह तथा बाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया है। क्या ये देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह का प्रत्यय जो है किसने दिया है कह रहा। तो ऑप्शन ए करा जॉर्ज सिमेल महोदय, ऑप्शन बी करा जॉर्ज समरन महोदय, ऑप्शन सी करा इस्माइल, ऑप्शन डी करा सुरोकिन, ठीक है, यानी पैट्रिक सुरोकिन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका जॉर्ज सिमेल जो है जॉर्ज समनर महोदय हो जाएंगे, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देखिए हर प्रश्न को हाईलाइट कर देता हूँ और इत्मीनान से आराम से करा रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत हड़बड़ी जल्दबाजी में कि आपकी समझ में आए, क्योंकि आपके समनर महोदय जो हैं ये 1907 में जिनकी एक पुस्तक आई थी जॉर्ज समनर महोदय की फोकवेज, आप लोगों को पता होगा। तो इसी फोकवेज में ये सामाजिक समूह के जो अंतर समूह हैं बाह्य समूह का वर्गीकृत कर रखा है, और इसके बारे में जो है मनोवैज्ञानिक समूह के जो सदस्य हैं जो आपस में आत्मीयता और अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं, इसके सदस्य हम की भावना पाई जाती है सदस्यों में जो बाह्य समूह और उन व्यक्तियों को समूह चाहे औपचारिक तौर पे संगठित हो या ना हो, लेकिन जिसके प्रति हम जो है क्या विमुखता का यानी कि विमुखता का जिसे विमुख होना कहते हैं, बिलगाव यानी कि अलगाव होना, घृणा, प्रतियोगिता के रूप में सीधे संघर्ष की भावना रखते हैं, वो बाह्य समूह के लिए समूह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे अंतर समूह बाह्य समूह, क्योंकि पिछले क्लास में जो है आप देख रहे होंगे अगर, तो मैंने काफ़ी विस्तार से इन प्रश्नों को बता रखा है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए हमारे प्रिय छात्र छात्राएँ, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए और अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए ये सब भी आप लोग बता दिया कीजिए, मैं आप सभी के अनुसार ही क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास नहीं रहेगा तो परीक्षा में
फिर रिजल्ट पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग देखे होंगे, अगर सिलेबस की आप अपना मिलाते होंगे, चाहे पीजीटी वाले हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले या जेआरएफ जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, देखिए आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ये रहता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा सबसे पहले लिखी गई है। किसके द्वारा? इमाइल दुर्खिम महोदय द्वारा कौन सी पुस्तक सबसे पहले लिखी गई है, ठीक है। ये पुस्तक की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। ये ऑप्शन ए कह रहा है कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड सबसे पहले लिखी गई है। ऑप्शन बी कह रहा है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ सबसे पहले लिखी गई है। ऑप्शन सी कह रहा है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी सबसे पहले लिखी गई। ऑप्शन डी कह रहा है आपका द सुसाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी को गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी के इमाइल दुर्खिम महोदय को पढ़ रखा है। इमाइल दुर्खिम महोदय आप सभी के सिलेबस में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? द डिवीजन ऑफ लेबर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसी पुस्तक को इन्होंने इमाइल दुर्खिम महोदय आपके सबसे पहले लिख रखा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न गलत मत करिएगा, भूल के भी अगर इजी प्रश्न गलत कर देंगे ना तो आप लोग जो है काफ़ी नुकसान उठा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए द डिवीजन ऑफ लेबर जो इन्होंने लिख रखा है, इसकी ये 1893 में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इन्होंने 1893 में लिख रखा है द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और अगली पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल जो मेथड है आपका, इस पुस्तक को इन्होंने 1895 में लिख रखा है। इसे कब? 1895 में। सन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार मिलान के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये इन्होंने 1912 में लिख रखा है, ठीक है। ये पुस्तक आपका बी ऑप्शन, ये नोट कर लिए 1912। और आपका द सुसाइड जो पुस्तक है, इसको आप लोग जान ही रहे हैं, ये 1897 में लिख रखा है। आत्महत्या का सिद्धांत जो है, ठीक है, आत्महत्या से संबंधित इसमें था। और 1897 नोट कर लीजिए आप लोग इसको भी, ठीक है। ये सब सन एक साथ ये सब बुक्स मिलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोग जो एक बार पढ़ लें, दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अगर आप सभी के क्लास एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देख लिया करिए और नोट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप लोग समझ ही गए होंगे हमारे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राएँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13 ये कह रहा है संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, किसका कथन है? अच्छा, ये आपका यहाँ से देखिए संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, यहाँ तक ये किसकी का कथन है? तो किसका कथन है? ऑप्शन ए रेडफील्ड महोदय का दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है लिंटन महोदय, ऑप्शन सी मैलिनोस्की महोदय यानी ब्राउनलिसा मैलिनोस्की, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो आपका ब्राउनलिसा मैलिनोस्की हो जाएंगे। ये ऑप्शन सी, इन्हीं ने कहा संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। कथन ही पूछा ना, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये मैलिनोस्की महोदय एक मानव शास्त्री रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैलिनोस्की के अनुसार संस्कृत जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, ये मानते हैं, जो कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। ये आपके मैलिनोस्की महोदय कहते हैं। और ये जो आपके लिंटन महोदय इस ऑप्शन में है, ये संस्कृत को लेकर लिंटन महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनके अनुसार है संस्कृत ज्ञान धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके सभी भागीदार होते हैं और जो हस्तांतरित की जाती है संस्कृत के बाद। ये आपके राल्फ लिंटन महोदय कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ये भी पूछा जाता है लिंटन का कथन, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आइए आप लोग प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 14, ये 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है इनमें से संस्था कौन है? ये ऐसे प्रश्न गलत मत कीजिएगा आप लोग। इनमें से संस्था कौन है आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए परिवार कह रहा है संस्था है, ऑप्शन बी कह रहा है राजनीतिक दल है, ऑप्शन सी कह रहा बाजार है, ऑप्शन डी कह रहा कारागार। तो संस्था क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14 का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। तो ये बाजार आपका हो जाएगा, आप सभी को पता होगा इसका आंसर, मैं जहाँ तक उम्मीद समझता हूँ कि बाजार है ना। ये आपका इनमें से संस्था कौन है? तो बाजार संस्था है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं ये जो संस्था है ना आपका, ये राजनीतिक दल
संस्था तो है नहीं, परिवार तो है नहीं, कारागार तो है नहीं, क्योंकि संस्था का जो कार्यविध है, जो इसका प्रकार है, समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो व्यक्तियों के समूहों के बीच संबंधों, ठीक है, संबंधों को विनियमित करता है, यानी रेगुलर, ठीक है। और परिवार तथा राजनीतिक दल जो होते हैं समिति, ये समिति के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? परिवार, राजनीतिक दल, समिति के उदाहरण, ठीक है। और आपकी एक सोशोलॉजिस्ट है मैकाइवर पेज, इन्होंने जेल को भी समुदाय माना है। कौन? मैकाइवर पेज जो है महोदय, ये जेल को भी समुदाय माने हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैकाइवर पेज ये पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है कि बोगार्ट्स के अनुसार, ये बोगार्ट्स महोदय के अनुसार क्या है? समुदाय का आधारभूत तत्व क्या है? ये कह रहा है बोगार्ट्स महोदय के अनुसार कह रहा है कि समुदाय का आधारभूत तत्व क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है सामाजिक समूह, ऑप्शन बी है हम की भावना, ऑप्शन सी है निश्चित भूभाग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर भाई आप लोग जान ही रहे हैं, समुदाय का अर्थ अगर तो समुदाय के बारे में, तो इसका आंसर फटाफट दे देंगे। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पता है, आप सब लोग जान रहे हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी का इसमें कमेंट जो आएगा गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि समुदाय के बारे में आप सभी के सिलेबस में आप सब लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, ताकि कम समय में अधिक प्रश्न उत्तर आपका हो जाए, है ना, क्योंकि आपका परीक्षाएं भी निकट हैं। ये प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि द्वितीयक समूह, ये क्या कह रहा है? द्वितीयक समूह शीत जगत किसने वर्णित किया है? अच्छा, ये द्वितीयक समूह को, जो द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में किसने बता रखा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी करा पीएच लैंडिस, ऑप्शन सी करा टी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी करा आर के मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका पीएच लैंडिस महोदय हो जाएंगे, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, पीएच लैंडिस महोदय। ये प्रश्नानुसार, क्योंकि द्वितीयक समूह को शीत जगत, यानी शीत जगत मतलब क्या है? संसार, ठीक है। ये पीएच लैंडिस महोदय द्वितीयक समूह को शीत जगत या शीत संसार के रूप में मानते हैं। इसी का ये प्रतिनिधि के रूप में देखा है इन्होंने, क्योंकि ये कहते हैं कि द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने ही द्वितीयक समूह को जन्म दे रखा है। ये पीएच लैंडिस महोदय के अनुसार है, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 आ गया आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 17। आइए फटाफट देखते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रजाति केंद्रवाद, ये प्रजाति केंद्रवाद, ठीक है, प्रजाति केंद्रवाद को, जिसको एथनोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रजाति केंद्रवाद को एथनोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है। शब्द का सन्निविष्ट किया है, सन्निविष्ट मतलब आप लोग जान रहे हैं ना कि नहीं जान रहे हैं? सन्निविष्ट किया है शब्द की, यानी कि अवधारणा का प्रयोग किया है, ठीक है, सन्निष्ट किया है। प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म शब्द की सब जो अवधारणा है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है डब्ल्यू.जी. समनर महोदय, ऑप्शन बी मैकाइवर पेज, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन डी मूर महोदय। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। प्रजाति केंद्रवाद शब्द की अवधारणा किसने दिया? तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? ये डब्ल्यू.जी. समनर महोदय हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रजाति केंद्रवाद ना, एथनोसेंट्रिज्म शब्द की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग आपके डब्ल्यू.जी. समनर महोदय ये कब किया था? इन्होंने सन 1906 में किया था। नोट कर लिए कब किया था, ये पूछा जा सकता है, 1906 में। और इन्होंने इसी में अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच जो पक्षपातपूर्ण जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, उसी को समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसके तहत जो आपके रीति रिवाज, व्यवहार, प्रतिमान, विश्वास को जो के बिना जो है, आप बिना ना नुकुर के जो आप
अपनी इच्छा से सही मानते हैं, उचित ठहराते हैं और जिसको उच्च स्थान देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को व्यक्ति को अपने समूह मूल्यों के अनुसार संदर्भित घटनाओं वस्तुओं के मूल्यांकन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी को प्रजात केंद्रवाद इथनोसेंट्रिज्म के शब्द के साथ जो है उपयोग किया है आपके जॉर्ज समरन महोदय। ये ठीक है, WG समरन नहीं, जॉर्ज समरन महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 17 भी आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। ये 18 नंबर प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखना है गेसलसाफ्ट केमेंसाफ्ट से संबंधित है। ठीक है, ये गेसलसाफ्ट ठीक है वाली सामाजिक व्यवस्था को कौन इंगित करती है। अच्छा, जो गेसलसाफ्ट है वाली सामाजिक व्यवस्था को कौन इंगित करती है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा प्राकृतिक इच्छा, ऑप्शन बी करा तार्किक इच्छा, ऑप्शन सी करा व्यक्तिगत इच्छा, ऑप्शन डी करा सामाजिक इच्छा। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट करिए, बिना देर किए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी नानुकुर के। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भाई परीक्षा देना, परीक्षा क्वालिफाई करना है, जो है ना, क्वालिफाई क्या है, एक पॉजिटिव रिजल्ट लाना है। ठीक है, सिलेक्शन पाना है 2025 में आप सभी को, है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, बताइए आप लोग क्या है। तो इसका आंसर देखिए ना, ऑप्शन है प्राकृतिक इच्छा, तार्किक इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा, सामाजिक इच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत इच्छा, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करते हुए आप लोग चलिए, ऐसे प्रश्न गलत मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग हालांकि गेसलसाफ्ट और गेमेंसाफ्ट आप पढ़े होंगे तो गलत होने की संभावना ही नहीं होगा। गेसलसाफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्था में वो कौन इंगित करती है, तो व्यक्तिगत इच्छा के रूप में, क्योंकि गेसलसाफ्ट शब्द का प्रयोग जो है किस रूप में हुआ, समिति के अर्थ के रूप में किया जाता है ना, क्योंकि गेसलसाफ्ट गेमेंसाफ्ट की अवधारणा किसकी है, आप लोग पता है, जो है फर्निट टानीज महोदय का। ठीक है, तो टानीज ने इस शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के बोध के लिए, सामाजिक समूह के लिए किया, जिसकी प्रकृति जो है अवैयक्तिक होती है, अनुबंधात्मक होती है तथा स्वार्थमय होती है। ठीक है, इस प्रकार टानीज के अनुसार गेसलसाफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्था को व्यक्तिगत इच्छा, जिसे टानीज ने जो है क्या कहते हैं, कुरवेले की संज्ञा दी है। क्या दिया है, कुरवाइल की संज्ञा दिया है। नोट कर लीजिए, टानीज ने इसे कुरवाइल की संज्ञा के रूप में देखा है, कुरवाइल, नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है संभवतः। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये 18 नंबर समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि कौन अभौतिक संस्कृत का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है, कौन जो है ये अभौतिक संस्कृत का उदाहरण नहीं है। ये देखिए, नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा प्रथाएं, ऑप्शन बी कह रहा मानदंड, ऑप्शन सी कह रहा धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी कह रहा संगीत वाद्य। यानी कि इसमें से कौन अभौतिक संस्कृत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका प्रथा तो और मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, ये तो अभौतिक संस्कृत का तो उदाहरण है, ये है नहीं है। तो संगीत वाद्य जो होता है यही नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में ना आप लोग थोड़ा सा, प्रिय स्टूडेंट, इसका ऐसे प्रश्न जो होते हैं आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपका सही आंसर कर देंगे। क्योंकि देखिए सबसे अलग संगीत वाद्य है ना, क्योंकि संगीत वाद्य जो है ये भौतिक संस्कृत का उदाहरण जो है नहीं है, क्योंकि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपका जो मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत। तो जो भौतिक संगीतवाद जो आपका है ये भौतिक संस्कृति का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, ना कि अभौतिक का। प्रश्न देखिए, अभौतिक संस्कृति का उदाहरण कह रहा कौन नहीं, तो ये भौतिक संस्कृति का हो जाएगा जब अभौतिक का नहीं है संगीतवाद। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ना, ये क्या कि जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक संस्कृति क्या है, मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है और जिससे हम छू सकते हैं और जान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जो इंद्रियों द्वारा जिनका आभास होता है उस भौतिक। और अभौतिक संस्कृति में क्या आता है, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो सामाजिक तत्व को सम्मिलित किया जाता है, उन तत्वों को जो अमूर्त के रूप में थे, जिसे ना तो मतलब मापा जा सकता है, भाई जब वो दिखता भौतिक है नहीं तो माप कहाँ सकते हैं, ना कोई इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, और हम केवल उसे महसूस करते हैं अभौतिक संस्कृति को। ठीक है, वे हमारे विचारों कार्यों को में निहित होते हैं। जैसे बात संगीत है ना, ये भाई अभौतिक है ना, इसे हम लोग छू थोड़ी सकते हैं, दिख थोड़ी सकते हैं, महसूस करते हैं ना। जब गाना कोई बजता है आप लोग देखते नहीं, उछलने लगते हैं, आपके अंदर जो है
करंट दौड़ जाता है जब कोई आपके मनपसंद गाना बजता है, तो जो एहसासित करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। और जो आपकी मनोवृत्तियाँ, साहित्य है, ज्ञान है, कला है, भाषा, नैतिकता आदि इसी में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को कौन सा भौतिक संस्कृत का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैंने भौतिक अभौतिक दोनों आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 आपका 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है। नोट करिए, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात कर रहा है, ठीक है। वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत इसे समझा गया है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए करा प्रकारवाद, ऑप्शन बी करा प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी करा सांस्कृतिक निर्धारणवाद, ऑप्शन डी करा प्रत्ययवाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए 20 नंबर का। तो इसका आंसर आप लोग ना सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात कर रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, नोट करते हैं, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। प्रश्नानुसार अगर आप देखेंगे इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है सही, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता है, ये इस बात को लेके सबसे ज़्यादा इसका जो अवधारणा है सामाजिक रूप से निर्मित होती है सापेक्षवादिता को लेकर, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से जो है सभी को समायोजन करती है। क्योंकि किसी एक संस्कृति का जो मूल्यांकन किसी ना किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार ही नहीं किया जा सकता है ना, बिना सभी संस्कृति को जाने। तो यही सापेक्षिक जो है जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की स्थिति है, एक संस्कृति दूसरे की दृष्टि में बुरी हो सकती है, ये बात सही है। एक संस्कृति दूसरे की दृष्टि में बुरी हो सकती है, लेकिन वह जो समुदाय की वह संस्कृति है उसके लिए वह हितकर है, उसके लिए बुरी नहीं होगी। भाई आपकी जो कल्चर संस्कृति रहन सहन खाना पीना हो गया, मान लीजिए आपका मतलब हमारा, हाँ, तो आपका हो सकता है आपका ना हो, आपका अलग है, ठीक है। आपके लिए वो बुरी हो हमारी संस्कृति, लेकिन अगले के लिए तो बुरी नहीं है, मेरे लिए नहीं बुरी है, मेरे हित में तो है थे, तो मैं उसको अपने हित में श्रेष्ठ और जो है सबसे श्रेष्ठता की ही सापेक्षवादी दृष्टिकोण से देखूंगा अपनी संस्कृति को, ठीक है। तो आप सभी का सांस्कृतिक निर्धारण क्या जो है आपका जो कल्चर है, पहनावा ओढ़ावा, खान पान रहन सहन सबका अलग होता है ना। देखिए कुछ कल्चर पहनावा ओढ़ावा खान पान रहन सहन मुस्लिम संस्कृति का अलग है, हिंदू संस्कृति का अलग है, जैन का कुछ अलग होगा, ठीक है, और बौद्धिस्ट का कुछ अलग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर ये 21 प्रश्न क्या कह रहा है, आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर दें देख, ताकि आप लोगों को दिखे पूरा ठीक से। तो प्रश्न नंबर 21 यानी 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कथन कारण का प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कथन ए क्या कह रहा है, ये देखिए कथन ए आपका। कथन ए कह रहा है, एक सामाजिक समूह के रूप में जात को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, समुदाय को नहीं कहा जा सकता। क्या कह रहा, एक सामाजिक समूह के रूप में जात को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता है, जात को, ठीक है, सामाजिक समूह के रूप में कह रहा एक समुदाय, ये जो आपका है ना समुदाय नहीं कहा जा सकता। आप लोग ध्यान दीजिएगा कथन कारण का, नहीं तो आंसर गलत कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो। कारण आर क्या कह रहा है, ये आर, ठीक है, आर कह रहा है आपका, जात में हम की भावना तो होती है, किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। जात में हम की भावना तो, ये क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए कि जात में हम की भावना तो होती है, किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। तो ये तो यार आप ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्नानुसार यहीं से ध्यान देते चलिए। ये आपका देखिए ए तो सही है ना, और बी भी सही है, तो इसमें से सही दोनों, ये भी सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं इसको भी ध्यान देते हैं। ये कह रहा है जात में हम की भावना तो होती है, एकदम सत्य बात है, किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है, ये भी सही है। क्योंकि एक सामाजिक समूह के रूप में जात को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता, देखिए समुदाय की बात करें नहीं, तो इसलिए आपका ये दोनों सही हो जाएगा और दोनों की व्याख्या सही। तो इस प्रकार इसमें कहाँ आ गया आपका ऑप्शन, क्या कह रहे हैं, ये यार दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, या दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये गलत है, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए आप लोग, ठीक है। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग जो है इसका गलत आंसर मत दीजिएगा, ये यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर
22 क्या कह रहा है? ये 22 प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किस समाजशास्त्री विद्वान के अनुसार क्या व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? किस समाजशास्त्री विद्वान के अनुसार, ठीक है, ये कह रहा है व्यक्तियों के बीच जो है परस्पर संबंध संरचना का अंग है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आर के मर्टन महोदय, ऑप्शन बी कह रहा रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी कह रहा एस.एफ. नाडेल, ऑप्शन डी कह रहा है आपका बी मालिनोव्स्की, ठीक है, ब्राउनस्ला मालिनोव्स्की महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हो जाएंगे। कौन से हैं? ऑप्शन बी, ये रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, ठीक है। इन्होंने ही आपके ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों के बीच जो परस्पर संबंध संरचना का अंग है ना, ये रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, क्योंकि सामाजिक संरचना अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। ये रेडक्लिफ ब्राउन महोदय की अवधारणा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं तो आपका प्रश्न 1 घंटे से ज़्यादा चला जाएगा, छूट सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है। कह रहा प्राथमिक समूह होते हैं। प्राथमिक समूह क्या होते हैं आप लोग बताइए। ऑप्शन ए लक्ष्य अभिमुख, ऑप्शन बी स्वजन अभिमुख, ऑप्शन सी श्रम विभाजन अभिमुख, ऑप्शन डी एकीकरण अभिमुख, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ठीक है जो प्राथमिक समूह कह रहा है ना, तो ऑप्शन बी ये स्वजन अभिमुख ही होगा प्रश्नानुसार। आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये लक्ष्य अभिमुख, श्रम विभाजन अभिमुख, एकीकरण अभिमुख ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक समूह जो संबंध होता है वह स्वजन यानी अभिमुखी होते हैं, क्योंकि जब गौड़ समूह यानी कि गौड़ समूह मतलब लक्ष्य उसके जो उद्देश्य होते हैं ये अभिमुखी होते हैं गौड़ रूप से, ठीक है। तो वास्तव में जो इस संबंधों को घनिष्ठता है वो प्राथमिक समूह में ही पाई जाती है और द्वितीयक समूह में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि द्वितीयक समूह में संबंध जो होता है वो दूसरे प्रकार का होता है, छुओ और जाओ वाली उम्मीद है द्वितीयक समूह। लेकिन प्राथमिक समूह में ऐसा थोड़ी, उसमें आत्मीयता लगाव घनिष्ठता पाई जाती है ना। तो ये प्राथमिक समूह के स्वजन अभिमुख ही आ जाएगा, ठीक है, ना कि लक्ष्य। तो आपका द्वितीयक में आ जाता है सम विभाजन और एकीकरण भी उसी में आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। उम्मीद करता हूँ प्रश्न भी आप समझ रहे होंगे आप सब जो है। और प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। ये कह रहा है समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है। अच्छा, ये समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये किसका कथन है पूछ रहा। तो ऑप्शन ए करा सोरोकिन, ऑप्शन बी करा मैक्स वेबर, ऑप्शन सी करा मैकाइवर एवं पेज हो गए, ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन डी करा एलेक्स एंगल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए। समाजशास्त्र एक पद्धति ये किसने कह रखा है। प्रश्न नंबर 24 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स वेबर महोदय। मैक्स वेबर महोदय को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है, हालांकि थोड़ा सा आप लोग इसको कीवर्ड पकड़ के याद करके रखिए, समाजशास्त्र एक पद्धति है, नहीं तो भूल जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थिंकर और राइटर है ना, तो थोड़ा सा भूलने की संभावना है। लेकिन अगर आप बार बार जो है चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, क्लास जो है पेपर वगैरह सॉल्व करते रहेंगे, तो ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, ठीक है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय वस्तु माना है, आप लोग जान ही रहे हैं। और ये कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थ पूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या की जा सके। तो इसलिए जो आपके निर्वाचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र कहा जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार जो है समाजशास्त्र को निर्वाचनात्मक या अनुबोधन समाजशास्त्र भी कहा जाता है। नोट करके इसको रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि निर्वाचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र किसके अनुसार कहा जाता है। तो मैक्स वेबर के अनुसार ही कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से देखिए आपका और तैयार हो गया। आइए 25 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 25 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री का मत है कि समाजशास्त्र एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाज जो है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है, ये किस समाजशास्त्री का मत है कह रहा है, ठीक है। कि समाजशास्त्र एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता की
वास्तविकता से भिन्न है, ठीक है, ये कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी हाउस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जो है, क्योंकि इसका आंसर है ना, देखिए आप लोग कार्ल मार्क्स, हीगल, दुर्खीम, हाउस आप सभी के सिलेबस में सब आप लोग इन ऐसे थिंकर को अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो यहाँ से प्रश्न गलत ना कीजिएगा, ठीक है। और ये एक फेमस थिंकर का है आपका, तो ऐसे प्रश्न गलत करेंगे ही नहीं। इसमें क्या है आपका, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है इन्हीं का कथन है इमाइल दुर्खीम महोदय का, कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि दुर्खीम महोदय जो सामाजिक सिद्धांत के जो इनका रहा है, इनका मत जो रहा है, वो वास्तविकता के रूप में देखते हैं, और इन्होंने समाज को ही देवता माना है। कौन? इमाइल दुर्खीम। ये देखिए समाज को किसने देवता माना है, तो इमाइल दुर्खीम ने माना है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये कहते हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन में सम्मिलित होने से उसके जीवन में सरलता आती है और विशेष सुख का वो अनुभव करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए प्रश्न नंबर 26 आपका देखते हैं, ये क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 26। ये कह रहा है कि व्यक्त तथा अव्यक्त, अच्छा, व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों का मर्टन ने किससे ग्रहण किया है। अच्छा, ये जो दो शब्द है क्या है, व्यक्त और अव्यक्त, ठीक है, शब्दों का ये आपके मर्टन महोदय ने किससे ग्रहण किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड से लिया है, कि ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम से, कि ऑप्शन सी फ्रायड से, कि ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन महोदय से। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय की बात कर रहा है, इन्होंने व्यक्त और अव्यक्त शब्दों का जो लिया है ये किस थिंकर से ले रखा है, ठीक है, इन्होंने। तो ये फ्रांसिस बेकन महोदय से ले रखे हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रांसिस बेकन महोदय के ये जो क्या नाम है इनका, फ्रांसिस बेकन, इनको आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा होगा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके आर के मर्टन महोदय हैं, व्यक्त और अव्यक्त शब्द इन्हीं से लिया, क्योंकि आर के मर्टन की जो पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने प्रकारवाद को एक सुनिश्चित सुपरिभाषित रूप में प्रदान किया है, प्रकारवाद को, ठीक है। किसको? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय प्रकारवाद को एक सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित के रूप में परिभाषित कर रखा, ठीक है। मर्टन जो सबसे पहले प्रकारवाद शब्द की जो व्याख्या किया है और उन्होंने जो व्यक्त किया है, ये उन्होंने व्यक्त और अव्यक्त को जो है जो प्रकार में भेद किया है, किसमें? प्रकारवाद में व्यक्त और अव्यक्त के रूप में जो भेद कर रखा मर्टन ने, उसी के अनुसार जो है इन्होंने बताया है कि व्यक्त प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टिकोण जो है, जो व्यक्त के बारे में बता रहे हैं, व्यक्त प्रकार रूप से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं, और जो उस व्यवस्था में सम्मिलित सदस्यों द्वारा जो मान्य और इच्छित होते हैं, ठीक है, उसी को लाते हैं। और व्यक्ति में ये बताते हैं अव्यक्त प्रकार के परिणाम वो हैं जो सामाजिक व्यवस्था में जो समायोजन और अनुकूलन तो लाते हैं, कहते हैं, किंतु व्यवस्था के सदस्यों द्वारा वो ना तो मान्य होता है ना तो इच्छित होता है, ठीक है। अव्यक्त में अनुकूलन तो लाते हैं, लेकिन व्यवस्था के जो सदस्य होते हैं उसमें वो तो ना तो इनके इच्छानुसार होता है तो ना तो उसके मान अनुसार होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 27, ठीक है। 27 प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कापी पेन लेके बैठे होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग नोट करते चल रहे होंगे डियर स्टूडेंट। तो ये प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, किसने परिभाषित किया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मतत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा किम्बाल यंग, ऑप्शन बी कह रहा A.W. ग्रीन, ऑप्शन सी कह रहा H.M. जॉनसन, ऑप्शन डी कह रहा गिलिन एवं गिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का, क्योंकि आप लोग ये किसने परिभाषित किया कह रहा है, यहाँ से ध्यान दिए, किसने ये परिभाषित किया यहाँ से, कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मतत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो ये आपका ये ग्रीन महोदय का हो जाएगा, ठीक है।
ग्रीन महोदय, यानी कि AW ग्रीन, ऑप्शन बी ये सही आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने ही इसकी अवधारणा दे रखा, क्योंकि ये किम्बाल जो आपके ये किम्बालयंग महोदय हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए किम्बालयंग। ये क्या कहते हैं? किम्बालयंग महोदय कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। ये किम्बालयंग की अवधारणा है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जॉनसन महोदय ये क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जो है HMS जॉनसन। ठीक है, इनकी क्या अवधारणा है इस मैटर को लेके? इस मामले में ये कहते हैं कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाती है, ये जॉनसन महोदय कहते हैं। और ग्लीन महोदय इस बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, क्या कहते हैं ग्लीन? सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में से एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और उसकी सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहनशक्ति की भावना विकसित करता है। ये ग्लीन महोदय की अवधारणा थी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न देखिए मैं बता दिया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं का आत्मतत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये ग्रीन का हो गया, बाकी किम्बालयंग आप देख लिए, में जॉनसन। ग्लीन का भी सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। बार बार ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं आप सभी को सभी थिंकर का नोट करा दिया। ठीक है, ये कहाँ इस तरह हो रहा भाई, आइए देखते हैं। थोड़ा सा सिस्टम हमारा थोड़ा सा कम सही है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। सही हो गया। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 28 नंबर, परिसंस्कृति ग्रहण क्या है? पर माने दूसरा होता है, आप लोग जान रहे हैं कि परिसंस्कृत ग्रहण भी कहा जा सकता है इसको, या पर संस्कृत ग्रहण भी कहा जा सकता है। परि की जगह पर भी हो सकता है, ये जो परि है इसकी जगह पर भी हो सकता है, परि की। तो पर संस्कृत ग्रहण क्या है? तो आपका ऑप्शन ए करा अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता। पर संस्कृत ग्रहण क्या है? ऑप्शन ए करा अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता, जो पर संस्कृत ग्रहण के तहत आएगा। ऑप्शन बी करा किसी अन्य संस्कृति से संपर्क। ठीक है, ऑप्शन सी कर संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता और प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो। ऑप्शन डी करा किसी अन्य संस्कृति में पूर्ण विलयन, यानी पूर्ण रूप से समाहित हो जाना। ऑप्शन डी कह रहा है। ठीक है, तो पर संस्कृत ग्रहण क्या होता है? आप लोग पर संस्कृत ग्रहण और संस्कृत ग्रहण के बारे में अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपके सिलेबस में है। तो ये प्रश्न आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, पर संस्कृत ग्रहण की इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता और प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित होता है। ठीक है, तो उसी को पर संस्कृत ग्रहण कहते हैं कि पर संस्कृत ग्रहण में दो संस्कृतियों में सामाजिक तत्वों पर का परस्पर आदान प्रदान होता है। सही बात है, क्योंकि इस प्रकार यह दो तरफा प्रक्रिया होती है, यानी जिसको 2 वे प्रोसेस भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, पर संस्कृत ग्रहण में जो एक दूसरे का आदान प्रदान प्रक्रिया होती है इसको 2 वे प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि दो संस्कृतियां जब लंबे समय तक एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आती हैं ना, एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं ना, तो उनमें एक दूसरे से लेन देन हो जाता है, एक दोनों परस्पर दबाव में या कहिए स्वच्छता से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान कर लेती हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को ही पर संस्कृत ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान संस्कृत अपनी सभी मूल तत्वों को नहीं खोती, किंतु उसकी जीवन विधि में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। समझ गए? जैसे हम किसी भी संस्कृति जैसे उसके करीब में रहते हैं, देखे होंगे पड़ोस में कोई दूसरे जाति धर्म संप्रदाय का आ गया और हम रहते हैं, देखते हैं वो हमारे संस्कृति या कल्चर को कुछ अपनाने लगता है, कुछ हम भी उसके संस्कृत कल्चर को अपनाने लगते हैं। संस्कृत कल्चर क्या होता है भाई? रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, यही न होता है।
तो वही मतलब हम कुछ उसकी संस्कृत को अपनाते हैं, कुछ अपनी संस्कृत को दे देते हैं, मतलब कुछ उसके व्यवहार को अपनाते हैं, ठीक है। तो इसी को प्रसंस्कृत ग्रहण के तहत माना जाता है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा आपके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 29, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 ध्यान दीजिए, ये कह रहा है लघु समुदाय या पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा है। तो ये प्रश्न गलत आप लोग करेंगे नहीं, मुझे पता है। प्रश्न नंबर 29 का आंसर, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका क्रोवर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है हट्टन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपके रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ये इन्हीं की अवधारणा है क्या कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने कह रखा। क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपका एक समुदाय जो आकार की दृष्टि से जितना छोटा, किंतु सामाजिक जीवन की दृष्टि से उतनी जो है विशेषता यानी उसमें विशिष्टता होती है और समरूपता होती है और आत्मनिर्भरता होती है जैसी विशेषताओं से यह युक्त होता है, लघु समुदाय कहलाता है, ठीक है। ये और इस अवधारणा की जो रचना है किया था सबसे पहले आपके रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने ही किया था, ठीक है। और इन्होंने कृषक समुदाय को अध्ययन जब कर रहे थे उसी दौरान इस बात को इन्होंने कहा था, ठीक है। कौन? रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 आ गया आपका ना, ये 30 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, क्या अगर सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष यह किसका कथन है। तो आपका ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी डेरनडॉर्फ, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है तो किसका, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीन महोदय का कथन है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन बी ग्रीन महोदय का, ठीक है। फ्रेंड थोड़ा जल्दी कर देते हैं नहीं तो प्रश्न काफ़ी टाइम हो जाएगा। ग्रीन महोदय, क्योंकि जो आपके ग्रीन महोदय हैं ये प्रकृति के आधार पर सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं, नोट कर लीजिएगा। किस आधार पर? प्राकृतिक आधार पर ये जो है ग्रीन महोदय संबंधों को 3 प्रकार बताया है। और नंबर 1 प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक समूह सहयोग, नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीय, नंबर 3 क्या बताया है इन्होंने, नोट कर लीजिएगा, नंबर 3 तृतीयक सहयोग, ठीक है। ग्रीन के अनुसार कहते हैं जब बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेती हैं, बदली हुई जो परिस्थितियां हैं जब परस्पर अनुकूलन कर लेती हैं तो उसमें जो पाए जाने वाले सहयोग को तृतीयक सहयोग कहा जाएगा। मैकाइवर एवं पेज महोदय के अनुसार समाज संघर्ष से काटा हुआ सहयोग है ये जो है, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज महोदय हैं, ये क्या कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है। क्या कहते हैं, समाज संघर्ष का काटा हुआ सहयोग है, मैकाइवर एवं पेज का है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 31, ये 31 आपका कह रहा है 31 नंबर प्रश्न, प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है वैयक्तिक शत्रुता, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष टकराव, ऑप्शन सी अपनी क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन डी दूसरे प्रतियोगियों के साथ क्या सचेतन संबंध, ऑप्शन डी कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग गलत करेंगे नहीं, मुझे पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही कर देंगे। जो है प्रतिस्पर्धा में क्या निहित होता है आप लोग जान रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो इस अपनी क्षमता बढ़ाना होता है ना, ऑप्शन सी इसका। प्रतिस्पर्धा में क्या कहते हैं, आप लोग अपनी क्षमता ही बढ़ाते हैं ना भाई, पढ़े लिख सब लोग रहे हैं लेकिन आप अपनी क्षमता बढ़ाते हैं कि हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें जो है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि हमको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो वही ना, अपनी क्षमता ही तो बढ़ा रहे हैं कि अधिक से अधिक, तो यही कह रहा है ये। तो व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच जो है संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए निर्वैयक्तिक एवं अचेतन निरंतर प्रयासों में को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है। ये जिन्हें सीमित होने के कारण सभी व्यक्ति प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं भाई। प्रतिस्पर्धा में क्या है, सभी व्यक्ति वो सीमित चीज़ें होती हैं प्राप्त नहीं कर, या प्रथा नियम के अंतर्गत किया जाने वाला प्रयास होता है यानी प्रयत्न होता है, ठीक है। तो इसी को लेकर मैक्स वेबर कहते हैं ना प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, प्रतिस्पर्धा भाई कोई भी, देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, मान लीजिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता का, तो वहाँ सीमित सीटें होंगी ना, लड़के तो बैठेंगे मान लीजिए 3 लाख और सीटें होंगी पता चला
200 सीटें हैं, तो प्रतिस्पर्धा ना, तो आप लोग अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं कि जो हमको एक सीट प्राप्त हो तो सबको तो मिलना नहीं है, जिसकी क्षमता अच्छी है जो बढ़ा लेगा, जो सही कर ले जाएगा उसी को मिलना है, तो प्रतिस्पर्धा यही कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई टकरात और शत्रुता, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं होती, अपनी क्षमता के अनुसार आदमी करता है। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, अपनी क्षमता तो बढ़ा ही रहे हैं। देखिए आप क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू, तो आपका नहीं सिलेक्शन होगा तो किसका होगा? बाकी जो एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे होंगे इस समय, तो फिर आप लोग जान ही रहे हैं जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। तो इसलिए आप लोग जो ना पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में लग जाइए अच्छे से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आपका 32। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा सही कर दें ताकि आप लोग देखिए। ये 32 कह रहा है दुर्खिम द्वारा धर्म से, ठीक है, दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? जो इमाइल दुर्खिम है इनके द्वारा जो धर्म से संबंधित अध्ययन किया गया है ये किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ईसाईवाद से, ऑप्शन बी कह रहा काल्विनवाद से, ऑप्शन सी कह रहा जनजातीय धर्म, ऑप्शन डी कह रहा ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से। तो इसका आंसर हमको पता है, आप सभी लोग सही करेंगे, गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न ही है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद का अध्ययन आपके कौन कर रखा था? इमाइल दुर्खिम महोदय कर रखे थे, ठीक है। और टोटमवाद का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, किसी पहचान किसी चिन्ह की जो आप लोग आराधना करते हैं, आप लोग उसको पूजनी के रूप में मानते हैं, पहचान के रूप में मानते हैं, उसी को टोटमवाद कहा जाता है, ठीक है। ये दुर्खिम के धार्मिक सामाजिक सिद्धांत की पुष्टि के लिए ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन जो है आपके इमाइल दुर्खिम महोदय ने कर रखा था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ध्यान दीजिए आप लोग कि धर्म किस पर आधारित होता है। ये 33 कह रहा है आपका कि धर्म किस पर आधारित होता है, बताइए। ऑप्शन ए विश्वास पे आधारित होता है, कि ऑप्शन बी राजनीति पर, कि ऑप्शन सी प्रथा पर, कि ऑप्शन डी वैयक्तिक अनुभव पर। बताइए आप लोग धर्म किस पर आधारित। ये कॉमन सेंस लगाएंगे फ्रेंड, ये सब प्रश्न कॉमन सेंस का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो धर्म किस पर जो है भाई विश्वास पे आधारित होता है। आप लोग कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किसी धर्म को मनवा सकता है, तो विश्वास पे ना, तो ये आपका ऑप्शन देखिए ये आ गया, सही हो गया भाई। आप लोग धर्म अपने इच्छा अनुसार स्वच्छता से आत्मविश्वास के साथ मनाते हैं, अपने अपने धर्मों को लोग पालन करते हैं, ठीक है। तो आपके जो एडवर्ड बर्नार्ड टायलर महोदय हैं, ये कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये टायलर महोदय का है कि किसका कथन है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो टायलर महोदय का नोट कर लीजिए। और कहते हैं कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजोपज शक्ति पर विश्वास है। एकदम सही बात है, जिसको आप लोग ईश्वर का दर्जा देते हैं, और जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है। एकदम सत्य बात है, और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा, आराधना के रूप में किया जाता है। एकदम सत्य बात है। विश्वास के बिना किसी भी प्रकार के धर्म का निर्माण और विश्वास नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो सभी लोग अपने अपने अगर धर्म का मानते हैं तो विश्वास के कारण मानते हैं, कोई अल्लाह के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई शंकर भगवान के रूप में, कोई पार्वती के, कोई गणेश के, कोई लक्ष्मी के, तो अपनी आस्था अनुसार है ना, धर्म के विश्वास के अनुसार। और भाई जैनी किसी को, बौद्धिस्ट लोग जो है महात्मा बुद्ध को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है अपना, ठीक है, अपने अपने धर्म को लोग मानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग फटाफट। ये प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि मालिनोव्स्की के अनुसार जातीय विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है मालिनोव्स्की के अनुसार जातीय विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा विश्वास में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी कह रहा चिंताएं कम करने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। ये ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की के अनुसार है, ये एक मानव शास्त्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, ऑप्शन बी विश्वास में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी चिंताएं कम करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो जाना चाहिए, कॉमन सेंस लगाएंगे, अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए जो है जादुई विश्वास उत्पन्न होता है। जादुई आप लोग जान ही रहे हैं ना, जादू वगैरह देख ही रहे होंगे ना, मेला ठेला में जाते होंगे, जादू लगाए रहते हैं, गाँव वगैरह में पहले आते थे, अब पता नहीं आते हैं कि नहीं, ठीक है।
तो मेलिनोव्स्की कहते हैं कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और कहते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति अन्य भौतिक उपायों से नहीं कर पाता है तो वह जादू की सहायता से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इन्होंने जादू के व्यवहारिक पहलू पर अधिक बल दिया है मेलिनोव्स्की महोदय ने। ठीक है, तो जादू आप लोग जान रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जा रहा है। हाँ, ये प्रश्न नंबर आपका 35 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 35 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन यानी कि बास्टर्ड सिस्टर मानता है। निम्नलिखित में से कौन जादू को, ठीक है, अवैध बहन, ये पूछा जाता है प्रश्न बार बार, यानी बास्टर्ड सिस्टर जिसको कहते हैं, कौन मानता है। तो ऑप्शन ए है एडवर्ड बर्नेट टायलर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स महोदय हैं। तो 35 का आंसर बताइए, ये आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, आप सभी को पता है जेम्स फ्रेजर महोदय हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ही, जेम्स फ्रेजर महोदय ही जो है ये विज्ञान की अवैध बहन बास्टर्ड सिस्टर माना है जादू को। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है। ये 36 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित नियमों में से किस नियम पर जादू आधारित है। देखिए, जादू से संबंधित प्रश्न मैंने दे रखा, अगर आ जाए यहाँ से प्रश्न मत गलत करिएगा जादू से। ठीक है आप लोग, तो निम्नलिखित में से किस नियम पर जादू आधारित होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा अभिन्नता का नियम, ऑप्शन बी कह रहा समरूपता का नियम, ऑप्शन सी कह रहा प्रकृति का नियम, ऑप्शन डी कह रहा क्षतिपूर्ति का नियम। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर प्रकृति का नियम हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति का नियम, ऑप्शन सी नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपका जो प्रकृति का नियम है ना, जादू पर आधारित कह रहा है, क्योंकि प्राकृतिक, अलौकिक अथवा अधिदैविक शक्तियों को बलपूर्वक मनवाने की जो तकनीक होती है, जो विश्वास होती है, जो क्रिया विधान किया जाता है, जो विशिष्ट संस्कृतियों के कृत्यों के संपादन द्वारा इच्छित परिणाम प्राप्त करने के या उत्पन्न करने के लिए आश्वासन देते हैं, जो प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, इसी को जादू कहते हैं या यह जादू कहा जाता है। तो फ्रेजर महोदय जो हैं ये कहते हैं कि जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने के एक साधन के रूप में है। यह साधन कुछ नियमों पर इस अर्थ में आधारित है क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य कारण की निरंतरता पाई जाती है। ठीक है ना, उसी को जादू ये जेम्स फ्रेजर महोदय मानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा, थोड़ा जल्दी चलते हैं, उम्मीद करता हूँ लेकिन प्रश्न समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों का। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा, 37 कह रहा कि धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, किसने दे रखा है, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए टायलर महोदय, ऑप्शन बी फ्रेजर महोदय, ऑप्शन सी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन डी मैक्स मूलर महोदय है। प्रश्न नंबर 37 है। ठीक है, इसका आंसर तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। मैक्स मूलर महोदय जो हैं आपके धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतवादी सिद्धांत प्रतिपादित कर रखा है आपके मैक्स मूलर महोदय। ठीक है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतवादी सिद्धांत को मैक्स मूलर ने प्रतिपादित किया और प्रकृतवादी सिद्धांत के अनुसार धर्म प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की उपज है, ये मैक्स मूलर महोदय का मानना है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा फ्रेंड्स। ये आज आपका कितना, ये 37 यानी 37 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। और ये देखिए मैंने अपने YouTube चैनल का नाम दे रखा है, आप लोग सर्च, जो देख रहे हैं जान रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको आप लोग जो है बता दीजिए, सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार। आप जाएंगे YouTube पे सर्च मार देंगे, चैनल आ जाएगा, या आप लोग लिंक भेज ही सकते हैं हमारे जो है चैनल का, या टेलीग्राम लिंक आपका देखिए ऑफिशियल पुजारी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है 9452 733 186 है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पर आप लोगों से व्हाट्सअप से जो है मैसेज के थ्रू बात हो जाएगी, कॉल से तो बात नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस क्लास को आप लोग एक बार ना समझ में आए दोबारा देखा कीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी फ्रेंड्स का।